हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बजट से संबंधित सारे टॉप एमसीक्यूज जो है वो करने वाले हैं। सो आज का सेशन रहेगा आपका बजट के ऊपर, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके स्टैटिक पोर्शन से भी कवर किए जाएंगे, प्लस इस साल का जो बजट पेश किया गया है ना, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है उससे भी संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो आई होप सब लोग तैयार होंगे बजट के सेशन के लिए। एमसीक्यूज इसमें हम लोग करने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे सवाल जो एग्जाम में इस साल के बजट से पूछे जा सकते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं आपका क्या है। सबसे पहला सवाल है कि पहला भारतीय बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडियन बजट। तो बच्चों, सबसे पहला इंडियन बजट जो है, सबसे पहला भारतीय बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो भारतीय बजट है वो 1860 में जो है प्रस्तुत किया गया था। और इसे किसने प्रेजेंट किया था, तो आप बोलेंगे कि जेम्स विल्सन ने इसे प्रेजेंट किया था। अगर आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि इंडियन बजट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार 1860 में किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, है ना। लेकिन भाई हम लोग आजाद तो 1947 में हुए थे, तो 1947 का भी प्रश्न है हमारे पास। जेम्स विल्सन ने 1860 में किया। पूछा गया है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किसने स्वतंत्र भारत का बजट जो है वो प्रस्तुत किया। इसमें से इंदिरा गांधी, आर के शनमुखम शेट्टी, बी आर अम्बेडकर या फिर जॉन मथाई। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर के शनमुखम शेट्टी। ध्यान रखेंगे, राइट। सो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट उनके द्वारा पेश किया गया था 1947 में जो है बच्चे ये बजट जो है वो पेश किया गया था। देखो, बजट के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो बजट जब आपका प्रेजेंट किया जाता था पहले, तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाता था, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही क्या है बजट को प्रेजेंट किया जाता था। 1955 तक ऐसा हुआ। 1955 तक जो है ना बजट को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट किया जाता था। जिसके बाद आए 1955 में सीडी देशमुख, है ना। सीडी देशमुख जो है भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे, थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। ये जो है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बजट लेकर आए। सो यहां पर जो है सीडी देशमुख के द्वारा हिंदी भाषा में भी क्या है बजट जो है वो लाया गया। ये प्रथा जो है 1955 में जो है चेंज हुई। अब तक जो है इंग्लिश में बजट लाया जाता था, उसके बाद से सीडी देशमुख के द्वारा हिंदी में भी बजट जो है वो लाया जाने लगा। आर के शनमुखम शेट्टी की इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी हो जाएंगे, है ना। ये हमारे पहले वित्त मंत्री भी जो है ना वो हो जाएंगे। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट 1947 में आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा क्या है पेश आपका किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। अब बच्चे हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बजट। बजट शब्द जो है वो एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से लिया गया है ना। बॉगेट से ये वर्ड जो है आपका लिया गया है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बजट हम लोग इसे कहते हैं, बॉगेट से ये शब्द जो है वो लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय संविधान की, तो वहां पर बजट जैसा कोई शब्द मेंशन नहीं है। उसकी जगह बजट को क्या लिखा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। सो ये किसके तहत कहा गया है, इसमें से कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। सो 2 ही आर्टिकल्स हैं, बाकी तो ऑब्वियस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में आर्टिकल 112 में अगर मैं बात करती हूं तो उसमें कहा गया है कि भाई जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो है वो प्रेजेंट की जाएगी, पेश की जाएगी, यानी कि बजट बोला गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है। उसकी जगह क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपसे एग्जाम में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो यानी कि एग्जामिनर आपसे बजट का प्रश्न पूछ रहा है। सो ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनियन बजट पेश किया जाता है, जो हमारा यूनियन बजट, केंद्रीय बजट जो पेश किया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 112। उसके अलावा अगर आर्टिकल 202 की हम बात करते हैं तो बच्चे आर्टिकल 202 जो है वो हमारे स्टेट बजट के साथ डील करता है। अगेन हमारे भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, तो वहां पर लिखा गया है कि हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका वार्षिक वित्तीय विवरण, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 202
2 में। तो आर्टिकल 202 स्टेट बजट के साथ डील करता है और आर्टिकल 112 जो है वो क्या है, यूनियन बजट के साथ डील करता है, ध्यान रखेंगे। और बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, ध्यान रखना है। सो प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 112 अनुच्छेद हो जाएगा। स्टेट बजट पूछा है तो आप आंसर करेंगे आर्टिकल 202। आगे आते हैं, इन विच ईयर रेलवे बजट वॉज इंटीग्रेटेड विद जनरल बजट, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ एकीकृत किया गया है ना। तो देखो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अगर मैं रेल बजट की बात करती हूं तो पहले क्या था कि रेलवे बजट जो था वो अलग से निकाला जाता था और बहुत बड़ा चंक जो है ना हमारे बजट का वो रेलवे बजट में चला जाता था। लेकिन क्या है, ये फैसला जो है, ये जो चीज है ये चेंज हुई। और ये कब चेंज हुई, ये चेंज की गई साल 2016 में, राइट। अब प्रश्न को देखेंगे, पहले तो मैंने पूछा है कि रेल बजट को आम बजट के साथ एकीकृत कब किया गया, इंटीग्रेट कब किया गया। सो ये डिसीजन की घोषणा की गई थी 2016 में। अगर मैं बात करूं कि रेल बजट के साथ इंक्लूड किया गया आपका जो आम बजट था, जो यूनियन बजट था, वो कौन से वर्ष में पेश किया गया। अगर मैं पूछती हूं प्रश्न में कि पेश ये बजट जो है कौन से वर्ष में किया गया, तो इसे पेश किया गया था साल 2017। और हर साल 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 2017। अगर मैंने प्रश्न पूछा होता कि पेश कब किया गया है तो 2017। मैंने पूछा है कि जोड़ा कब गया है, तो ये रेल बजट को जो है जनरल बजट के साथ जोड़ा गया साल 2016 में। रेल बजट को जो है ना अलग से शुरू करने की जो ये योजना थी, ये 1924 से चली आ रही थी। 1924 से ही हम लोग क्या हैं, रेल बजट को अलग से प्रेजेंट करते आते थे, अलग से रेल बजट निकाला जाता था। लेकिन ये चीज खत्म हुई 2016 में, जब ये डिसीजन लिया गया और सबसे पहला बजट एक साथ रेल बजट और जो आपका जनरल बजट है वो लाया गया। कौन से वर्ष में, साल 2017 में ये पहला बजट इस तरीके का पेश किया गया। सो प्रश्न के आधार पर सही उत्तर आप बोलेंगे साल 2016। आगे आते हैं, हु हैज प्रेजेंटेड द बजट फॉर 10 टाइम्स, 10 बार बजट जो है वो किसने पेश किया है। देखो 10 बार अभी तक एक ही व्यक्ति हैं, इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। और ये कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। सही उत्तर क्या हो जाता है बच्चे, मोरारजी देसाई हो जाते हैं। तो मोरारजी देसाई 10 बार अब तक क्या है बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं। इकलौते ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि सबसे ज्यादा बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर मैं बात करती हूं वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाती हैं, निर्मला सीतारमन हो जाती हैं, है ना। सो निर्मला सीतारमन जी की अगर हम बात करें बच्चे, तो निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो उन्होंने जो इस साल इंटरिम बजट पेश किया है, ये इनका 6th टाइम का जो है ना प्रेजेंटेशन है। तो सबसे ज्यादा बोलेंगे मोरारजी देसाई हो जाते हैं जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम आ जाते हैं जिन्होंने 9 बार बजट को पेश किया है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं जिन्होंने 8 बार बजट को पेश किया है। और निर्मला सीतारमन भी अब क्या है, 6ठे स्थान पर आ जाती हैं, है ना। अब क्या है, निर्मला सीतारमन जी भी 6th पोजीशन पर आ जाती हैं। 6 बार बच्चे भी बजट को प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई वर्तमान में इस साल जो इंटरिम बजट पेश किया गया है ना, इंटरिम बजट यानी कि ऐसा बजट जो कि चुनावी वर्ष में जो है जारी किया जाए, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है, आपका चुनाव से पहले के लिए लागू रहेगा ये इंटरिम बजट। ये यूनियन बजट से सेपरेट होता है। यूनियन बजट जो है वो आपका पूरे वित्त वर्ष चलता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर चलता है। इंटरिम बजट जो है वो इलेक्शन से पहले तक रहेगा। इलेक्शन के बाद फिर क्या है, एक फुल बजट आपका अलग से जारी किया जाता है, जैसे 2019 में किया गया था, है ना। सो ध्यान रखना है। सो चुनावी वर्ष में आपका इंटरिम बजट आ जाएगा। तो इस साल भी चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव आपके होने वाले हैं। सो इंटरिम बजट इस साल पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये इनका 6ठा बजट रहा है, राइट। अगर मैं बात करती हूं तो ये इस साल हमारा जो है अभी तक का 15th इंटरिम बजट हो गया है ना। यानी कि अभी तक भारत में कितने अंतरिम बजट पेश किए गए हैं, तो आप बोलेंगे इस साल का मिलाकर 15 आपके इंटरिम बजट हो गए हैं। और टोटल अगर हम बात करते हैं तो 76 हमारे टोटल बजट्स हो गए हैं जो कि अभी तक हमने पेश कर लिए हैं। सबसे ज्यादा बार इसमें से मोरारजी देसाई जो हैं वो क्या है, बजट को पेश कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन जो करंट है हमारी, वो 6ठी बार उन्होंने क्या है इस साल अंतरिम बजट को पेश किया। ध्यान रखना है इस साल अंतरिम बजट पेश हुआ है। आगे आते हैं, विच बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया, है ना। सो भारत की पहली
फीमेल प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी जी की बात हो रही है। तो इंदिरा गांधी जी ने इसमें से कौन सा बजट जो है बच्चे वो पेश किया था। सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने जो बजट पेश किया था वो था 1970 से 71 वाला बजट था। ठीक, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, ये बजट पेश किया गया था। तो इंदिरा गांधी जो है ना फर्स्ट और ओनली वुमेन है, पहली और इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन पीएम, सॉरी, है ना, पहली और इकलौती क्या है, महिला प्रधानमंत्री हैं। हम पढ़ते हैं कि हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की श्रेणी पर आते हैं, देखो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर बजट पेश किया है। सो यहाँ पर अगर बात करें तो इंदिरा गांधी पहली और इकलौती विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम विमेन की श्रेणी में बात करें तो पहले और इकलौती विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट को पेश किया। इन्होंने कौन सा बजट पेश किया, तो 70 से 71 वाला पेश किया। अब इसी के ऊपर के ऑप्शन की अगर मैं बात कर लेती हूँ 58 से 59 वाला, सो ये बजट पेश किया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चे ये बजट पेश किया गया था। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट पीएम थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है बजट को पेश किया। ठीक, दो तरीके की फैक्ट्स हो गए हैं यहाँ पे। एक तो पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया, तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा बजट पेश किया, तो 58 से 59 वाला बजट पेश किया। दूसरा सवाल पूछा जाए कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाती हैं, विमेन्स प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाती हैं जिन्होंने बजट पेश किया, तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी हो जाती हैं। कौन सा बजट पेश किया, 70 से 71 वाला बजट पेश किया। राइट, सो प्रश्न में आपसे फीमेल प्राइम मिनिस्टर पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं, द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच यूनियन बजट। राइट, देखो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है कि पेपरलेस बजट जो है वो हमारा कौन से यूनियन बजट में जो है पेश किया गया था। सो इसका सीधा सा आंसर क्या है, देखो कोविड के बाद क्या है हमारा बजट पेपरलेस हो गया, है ना। कोविड के बाद क्या है हमारा जो बजट है वो पेपरलेस हो गया। राइट, सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी आंसर होगा इसका। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो कोविड के बाद क्या है हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बजट वर्ड जो है वो बॉगेट से लिया गया है। राइट, सो बॉगेट से लिया गया है तो पहले क्या होता था कि जो बजट होता था उसे रेड लेदर ब्रीफ केस में क्या है लाया जाता था, है ना। रेड लेदर का एक ब्रीफ केस होता था, उसमें क्या है लाया जाता था। फिर उसके बाद क्या है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण, तो 2019 में जब वो आई तो वो लेकर आई लाल रंग का बही खाता जो है ना, लाल रंग का बही खाता जो है वो अपने साथ लेकर आई। बही खाता इसे कहा गया, है ना, बही खाता इसे कहा गया कि भाई ब्रिटिशर्स और जो हमारे जो है ना इनके जमाने का जो है ये बजट जो है लाया जाता था रेड लेदर ब्रीफकेस में, उसको खत्म करके हम लोग लाल रंग के बही खाते में बजट को लेकर आएंगे। उसके बाद क्या है कोविड आ गया। कोविड के बाद निर्मला सीतारमण जी लेकर आई बजट 2021 से 22 में पेपरलेस बजट, है ना, तो डिजिटल हो गया बजट हमारा इसके बाद से। राइट, सो 2021 से 22 में हुआ पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सो ध्यान रखना है कि कौन सा हो जाएगा, कोविड का ही अगला वर्ष हो जाएगा, है ना। सो 2021 से 22 में जो है पहला पेपरलेस बजट बच्चे पेश आपका किया गया। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनियन बजट। राइट, सो बजट की अगर हम बात करते हैं तो बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि भाई बजट को हम लोग क्यों पेश करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, एक लिखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, बढ़ती क्षेत्रीय विषमताएं, या फिर आय और धन में असमानताओं को कम करना, है ना। तो देखो यहां पर अगर बात करते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर,
भाई बजट पेश किया जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो, है ना, तो हम आर्थिक स्थिरता तो बिल्कुल चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बजट से हम ये उम्मीद तो करते ही हैं कि भाई आर्थिक स्थिरता जो है वो देश में बनी रहे। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं, मेन मोटिव हमारा यही हो जाता है बजट का कि आर्थिक हमारा विकास हो, है ना, फाइनेंशियली हम लोग ग्रो करें। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन पर हम लास्ट में आते हैं। इसके बाद बात करें तो आय और धन में असमानताओं को कम करना। बिल्कुल भाई, इनकम और वेल्थ में जो है जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज है, उसको कम करने का भी एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है बजट में, है ना, कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम रखी जाए। ठीक, इसके अलावा बात करें तो बढ़ती क्षेत्रीय विषमता, देखो रीजनल डिस्पैरिटीज की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है, अलग अलग क्षेत्र में आप चले जाओ, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में आप चले जाओ तो वहां पर शिक्षा का दर आपको अलग मिल जाएगा, सेंसस में पढ़ा होगा, शिक्षा का दर आपका अलग हो जाएगा, स्वास्थ्य वहां पर आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा, कहीं बहुत महंगा होगा, कहीं सस्ता होगा, कहीं ज्यादा लोगों तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, कहीं बहुत कम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, कहीं कई जगहों पर लोगों की इनकम ज्यादा है, कई जगहों पर लोगों की इनकम कम है। सो ये जो डिस्पैरिटीज है, ये जो विषमताएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इनको बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है बजट का, इनको कम करने का लक्ष्य है ना। हम क्यों चाहेंगे कि एक रीजन जो है, एक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र से जो है ज्यादा बेहतर हो, हम चाहेंगे कि सब कुछ समान हो, है ना, तो इसको बढ़ाने का हमारा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा उस तरीके से, आपका ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज आपका सही उत्तर हो जाता है। बजट का ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, अगर इसकी जगह डिक्रीजिंग होता तो सही आंसर हो जाता कि भाई हमें ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, हमें उसको कम करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत पूछा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। वेरी इजी और बहुत ही ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही सिंपल ये ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे ही डिपार्टमेंट्स जो हैं आपके फाइनेंस मंत्रालय के तहत आते हैं। अब हमें ये तो पता है कि बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो भाई वित्त मंत्रालय ही प्रिपेयर करता होगा। तो वित्त मंत्रालय के तहत भी कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इसे प्रिपेयर करता है, राइट। सो राजस्व विभाग आ जाता है, आर्थिक मामलों का विभाग आ जाता है, वित्तीय सेवा विभाग आ जाता है और सार्वजनिक उद्यम विभाग आ जाता है। तो सही आंसर आप क्या बोलेंगे, सही आंसर आप बोलेंगे ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। सो देखो, जो वित्त मंत्रालय के तहत अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय के तहत आपका आ जाता है, वित्त मंत्रालय के तहत जो आपका आर्थिक मामलों का विभाग है, इसका भी आगे क्या है, बजट डिवीजन आ जाता है। इसका भी जो बजट डिवीजन है ना, इसका भी जो बजट डिवीजन है वो क्या है, आगे बचे आपका ये बजट जो है वो तैयार करता है, बजट जो है वो प्रिपेयर करता है, राइट। बजट की प्रिपरेशन जो है बजट प्रेजेंट करने से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है ना। सरकारों से मंत्रालयों से, अलग अलग विभागों से सारा हिसाब किताब लिया जाता है कि बताइए आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट ली जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आपको कितने बजट की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। ये सारी पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री लेता है पहले, और फिर सारे रिकमेंडेशन लेने के बाद क्या है, हाई लेवल कमेटी बैठती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि कहां कहां पर कितना कितना बजट जो है एलोकेट किया जाएगा। पूरे बजट की प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जाती है 6 महीने पहले ही, और हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। सो कौन सा मंत्रालय तो वित्त हो जाएगा। डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो बजट डिवीजन है, और विभाग की अगर हम बात करें तो आर्थिक मामलों का विभाग आपका हो जाएगा, जो कि ये बजट हर साल हमारा तैयार करता है। आगे आते हैं, अब 2024 से 25 बजट की हम लोग बच्चे बात कर लेते हैं। इस साल का जो बजट पेश किया गया, सबको अब तक इतना तो क्लियर है ही कि निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, 6ठी बार उन्होंने बजट जो है वो पेश किया है। और ये जो बजट रहा है ये किस तरह का, ये एक इंटरिम बजट रहा है, राइट। यानी कि चुनावी वर्ष में जो बजट आपका लाया गया है, जो कुछ समय तक के लिए ही रहेगा, जून तक क्या है आपका बजट एप्लीकेबल रहने वाला है, जुलाई में इलेक्शंस होंगे, राइट। सो यहाँ पर उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे, जब नई सरकार बनाई जाएगी, तो नई सरकार जो है वो फिर से एक फुल बजट आपका प्रेजेंट करेगी, ठीक। सो एक और बार हमें बजट फिर से पढ़ना होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इस साल की जो रिपोर्ट बताई गई है, जो बजट पेश किया गया, उसमें आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा हुआ है वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राजकोषीय घाटे का जो है लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है ना। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत है जो कि फिस्कल डेफिसिट में हमारा जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ हमारे मंत्रालय की या सरकार की बात करते हैं, तो क्या है, एक फिस्कल डेफिसिट रखा जाता है कि हाँ भाई इतना नुकसान हमें हो सकता है हमारी जीडीपी का, है ना। तो वह अनुमान
अनुमान रखा जाता है, फिर उसके हिसाब से हम बोरोइंग्स भी लेते हैं, हम लोग उधार भी फिर उसके हिसाब से लेते हैं, सरकार उधार भी लेती है। ठीक, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाता है, यानी कि हमने खर्च कितना किया, हमारी आय कितनी है, उसमें जो अंतर आ जाता है, आय में और खर्च में जो हमारा अंतर आता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल सिंपल टर्म्स में है ना, मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपको 10 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, लेकिन 15 रुपए जो है आपके खर्च हो जाते हैं वहां पर, है ना, आपको 10 ही रुपए दिए हैं आपकी मम्मी ने, लेकिन भाई 15 रुपए की चीज आ रही है, तो आपने एक्स्ट्रा जो है 5 रुपए चलो जैसे तैसे करके जोड़ जाड़ के दे दिया, आपने 15 रुपए की चीज तो ले ली, लेकिन वो 5 रुपए जो आपके एक्स्ट्रा चले गए हैं वो क्या है, वो आपका घाटा हो जाता है ना। आपने जो कहीं से जोड़ जाड़ के 5 रुपए के चिल्ले रखे होंगे अपनी पॉकेट में, वो नुकसान तो हो गया ना। सो यहाँ पर क्या है कि नुकसान जो होता है एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो खर्च हमारा एडिशनल हो जाता है, जो ज्यादा खर्च हो जाता है जितना हम कमा रहे हैं, उसको हम फिस्कल डेफिसिट में रखते हैं। सो इस साल जो टारगेट रखा गया है हमारी जीडीपी का, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 5.1% जो है बच्चे इस साल फिस्कल डेफिसिट का जो परसेंटेज है हमारी जीडीपी से वो रखा गया है, कितना परसेंट हमारी जीडीपी से हमें जो है राजकोषीय घाटा हो सकता है, राइट। सो 5.1% फिस्कल डेफिसिट इस साल रखा गया है। आगे आते हैं, सो वित्त वर्ष 2023 से 24 की राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, है ना, भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो देखो इस साल जो बजट जब पेश किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल से लगातार हम लोगों की जीडीपी जो है वो 7% पे मेंटेन है, ऐसा कहा गया उनके द्वारा। इन द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में ऐसा कहा गया वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो आगे जो है कितना बढ़ने का अनुमान है वो भी बताया है, तो वो कितना प्रतिशत बताया है बच्चे, ध्यान रखना है, वो बताया है 7.3% जो है वो बताया है। तो प्रश्न के आधार पर आप बोलेंगे कि आगे जो प्रोजेक्ट किया है वित्त मंत्रालय ने, है ना, बजट में जो प्रोजेक्ट किया गया है वो हो जाएगा 7.3% जो है आगे प्रोजेक्ट किया गया है। आगे आते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है विच वॉज डिस्कस्ड इन द इंटरिम बजट 2024 से 25 वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। सिंपल प्रश्न पूछा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय कॉरिडोर जो है, यूरोपीय कॉरिडोर परियोजना जो है, जिस पर अंतरिम बजट 2024 से 25 में चर्चा की गई, ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखो एक गलियारा है आपका, ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका डिस्कशन बजट में किया गया। बजट में इसको लेके एक बात कही गई है कि ये जो बजट ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसे बनाया जाएगा, इस पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अगर मैं बात करती हूं तो इसके लिए हमें अगर रेड सी से होकर भी गुजरना है तो उसके लिए भी सरकार जो है वो तैयार है। चर्चा इसलिए थी, अपनी स्टेटमेंट में वित्त मंत्री ने ये कहा था कि रेड सी, लाल सागर में हो रही डिस्टर्बेंसेस के बाद भी, है ना, कई सारी घटनाएं जो है रेड सी में हो रही हैं, कई सारे हमले रेड सी में जो है हुदीस के द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं, कई सारे जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं जो रेड सी से होकर जा रहे हैं उनको हाईजैक किया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमें देखने को, तनाव जो है वहां पर दिख रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहीं से हमें जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ये कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो कहा गया है कि इस डिस्टर्बेंस के बावजूद भी हम लोग क्या है इस प्रोजेक्ट को क्या है तैयार करेंगे। सो ये प्रोजेक्ट कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था, सो इसे साल 2023 में बच्चे लॉन्च किया गया था, यानी कि पिछले साल 2023 में बच्चे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट जो है आपका G20 में अनाउंस किया गया था, जब पिछले साल 18वां G20 समिट नई दिल्ली इंडिया में जो है, न्यू दिल्ली इंडिया में जब किया गया था, तो वहां पर क्या है, न्यू दिल्ली इंडिया में इसकी घोषणा जो है बच्चे वो की गई थी, राइट। सो 2023 में जब हमारा 18वां G20 समिट हुआ, वहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया ताकि हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के साथ क्या है एक कनेक्टेड जो है ना, देखो यहां से आपका जो है गलियारा हम लोग बना सकें, ठीक, जिससे हम लोग क्या है मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यहाँ पर हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे हम कनेक्ट कर सके, हम लोग सीधा व्यापार उनके साथ कर सके। इसके लिए कॉरिडोर जो है एक रास्ता एक तरीके से तैयार किया जाएगा, ठीक। सो ये प्रोजेक्ट था आपका जिसकी घोषणा पिछले साल की गई थी। बजट में ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को अब आगे लेकर जाया जाएगा, यानी कि इस पर अब काम करना शुरू करेंगे, राइट। सो बजट में इसके ऊपर चर्चा हुई है। बजट में अगर इस तरीके की चीज आपकी डिस्कस की गई है तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सो ध्यान रखेंगे कि साल 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है कि इंटरिम बजट 2024 के अनुसार कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। सो एक डेटा आपका और जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं इंटरिम बजट की तो 4 लोगों पे फोकस किया गया है, महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, है ना। तो 4 लोगों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। एक तो गरीब, जो गरीब लोग हैं, एक किसान हो गए आपके, है ना, एक हो गई महिलाएं,
महिलाएं हो गई और बात करें तो युवा, इन 4 मेन वर्गों पर जो है आप कह सकते हैं सरकार का और इस बजट का जो है वो फोकस रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इन सबका डेटा जो है वो बताया गया, इन सबसे जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसमें क्या क्या माइलस्टोन्स हमने अचीव कर लिए हैं, क्या क्या हम आगे करने वाले हैं, क्या क्या हम आगे चीजें लाने वाले हैं, ये सारी चीजें इस बजट में बताई गई थी। तो यहाँ पर इसी से आपका एक प्रश्न पूछा गया है कि कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है इस साल के बजट के अनुसार। सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 25 करोड़। बजट में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को भारत में क्या है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है ना। देखो बहुआयामी गरीबी क्या होती है, एक तो होती है भाई गरीबी, आप बोलेंगे कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। आप उसका बैंक बैलेंस देखो, उसके पास 1-2 रुपए पड़े हैं तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत गरीब है ना, इसके पास खाने को भी पैसे नहीं है। लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या हो जाती है, जिसमें ना सिर्फ आप व्यक्ति के पैसे यानी मॉनेटरी वैल्यू को देखते हैं, लेकिन और भी चीजें देखते हैं। मान लो ठीक है किसी के पास खाने के पैसे हैं, चलो ठीक है, जैसे जैसे जोड़ तोड़ के वो व्यक्ति खा रहा है, लेकिन उसके पास शिक्षा का कोई जो है ना स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, स्वास्थ्य का कोई सोर्स नहीं है। भाई बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए पैसे नहीं है, उसका कोई सोर्स नहीं है कि जाके इलाज करवा सके, शिक्षा ना हासिल कर सके। सो ये इसमें बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। सो कहा गया है कि इस पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को क्या है, बाहर निकाला गया है सरकार के द्वारा, है ना। ऐसी बात यहां पर कही गई है 25 करोड़ लोगों को लेकर। और इसके साथ साथ कहा गया कि 34 लाख करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स में सीधा सरकार ने क्या है, पैसे जो है डलवाए हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर क्या है कि सीधा सरकार से जो है गरीबों के बैंक अकाउंट्स में क्या है आपके, भाई कहा गया है कि 34 लाख करोड़ रुपए जो है पहुंचाए गए हैं, राइट। और कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को क्या है यहां पर बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री रिसीव द मोस्ट एलोकेशन इन द इंटरिम बजट। अब बजट की बात करते हैं तो बजट है ही इसलिए कि भाई कितना कितना पैसा हम कहां कहां जो है अगले साल लगाने वाले हैं, राइट। सो पूछा गया है कि कौन सा मंत्रालय है जिसे सबसे ज्यादा जो है एलोकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा बजट जो है वो एलोकेट किया गया है, सबसे अधिक आवंटन जो है कौन से मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो बच्चे यहां पर आप कौन सा मंत्रालय बताएंगे, यहां पर आप बताएंगे रक्षा मंत्रालय। सो ध्यान रखेंगे कि इस साल जो बजट पेश किया गया है इंटरिम बजट, उसमें सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को जो है आवंटन दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को बच्चे कितना, रक्षा मंत्रालय को टोटल आपका 6.2 लाख करोड़ रुपीस, कितना आप बोलेंगे 6.2 लाख करोड़ रुपीस जो है, लाख करोड़ रुपए जो है क्या है, जो है आवंटित किए गए हैं बजट में। उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसे 2.78 लाख करोड़ का आवंटन जो है वो मिला है। उसके बाद तीसरे स्थान पर रेलवे मंत्रालय आ जाता है, जिसे 2.55 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो दिया गया है। सबसे ज्यादा आवंटन, सबसे ज्यादा बजट जो है वो किससे एलोकेट किया गया है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा भाई डिफेंस मिनिस्ट्री को बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल में क्या कहा गया है कि पीएम सूर्योदय योजना है ना, इसके तहत 1 करोड़ घरों को जो है, 1 करोड़ परिवार हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे, कितने यूनिट्स फ्री बिजली जो है प्राप्त करने में सक्षम होंगे पीएम सूर्योदय योजना के तहत। देखो पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा बजट से पहले की जा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर इस योजना की क्या है, इस योजना की घोषणा की थी। इसमें कहा था कि 1 करोड़ लोगों के घर की छतों पर क्या है, रूफटॉप सोलर जो है आपके, उनको रूफटॉप सोलर बनाया जाएगा, है ना, कि भाई छतों पर जो है सोलर पैनल्स आपके होंगे, जिसके जरिए क्या है, सोलर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल सकेगी, है ना। सो ये भी सोलर एनर्जी भी आजकल एक सोर्स बन गया है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पीएम सूर्योदय योजना की चर्चा क्या है, यहाँ पर भी की गई है, बजट में भी की गई है। सो इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 1 करोड़ घरों को जो है वो दी जाएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी 300 यूनिट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम कैपेक्स इसे शॉर्ट में कहते हैं, अगर हम कैपेक्स की बात करते हैं तो 2024 से 25 के लिए इसको कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सो इसे कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, 11.1%, 11.9, 11.8 या फिर 11.6%।
10%। तो यहाँ पर बच्चे आप बोलेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये आ जाता है बेसिकली कि सरकार का इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है। तो सरकार ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, सरकार का जो निवेश रहने वाला है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो कितना रहने वाला है, कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है बजट में? तो 11.1% से जो है क्या है, ये बढ़ाया गया है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11.1% आप बोलेंगे कि कैपेक्स को 2024 से 25 के लिए इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो कई योजनाएं हैं जिसका डिस्कशन किया गया था बजट में। सबसे पहले आ जाती है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में, है ना। यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना की अगर बात करें तो इसे साल 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आपके, उनकी सहायता जो है वो की जा सके, है ना। कोविड-19 के दौरान ये योजना आपकी लाई गई ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्या है, लोन जो है, ऋण जो है वो दिया जा सके। सो इसका भी डेटा जो है मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और पीएम स्वनिधि योजना भी आपका बजट में चर्चित रहा। तो ध्यान रखेंगे कि इसे कौन से वर्ष में, इसे साल 2020 में लॉन्च किया गया था। आगे आते हैं एफडीआई इनफ्लो। आपसे पूछा गया है कि 2014 से 23 के दौरान एफडीआई इनफ्लो कितना रहा। तो इस साल जब बजट पेश किया गया सो उसमें साथ साथ में क्या है बताया गया कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो कितना रहा। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भाई विदेशी निवेश जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो है वो भारत में कितना आया है। इनफ्लो का मतलब है कि भाई कितना एफडीआई आया है, और आउटफ्लो हो जाएगा कि कितना भारत ने जो है बाहर निवेश किया है, आउटफ्लो रह जाएगा वो आपका। सो इनफ्लो बताया गया है कि कितना निवेश जो है वो हमें भारत में देखने को मिला है। सो कितना निवेश बताया गया है बच्चे, सिंपल याद रखेंगे, $596 बिलियन, है ना। $596 बिलियन का जो है क्या है यहाँ पर हमारा, हमें निवेश जो है वो देखने को मिला है। ये डेटा जो है वो बताया गया है। ये बोला गया है कि देखो 2014 से 23 तक जो है एनडीए सरकार रही है, 2 कार्यकाल रहे हैं। तो एनडीए के 2 कार्यकालों में कहा गया है कि इससे भी पिछले जो 10 साल थे उसका कंपैरिजन में डबल जो है हमें एफडीआई इनफ्लो देखने को मिला है ना। यानी कि जो विदेशों के द्वारा निवेश है हमारे भारत में वो बढ़ा है। और कितना बताया गया है पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट पिछले 9 सालों में एग्जैक्टली, तो $596 बिलियन जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 से 25 में अगर हम बात कर लेते हैं तो रूपी जो है सबसे ज्यादा कहां से आया है, कौन से सेक्टर से आया है। एक डेटा सरकार के द्वारा यह भी बताया गया है कि रुपया जो है सबसे ज्यादा कहां से आता है, कौन से सेक्टर से आता है और कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा रुपया जो है वो लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा रुपया आप बोलेंगे यहाँ पर आय कर से आता है, निगम कर से आता है, गैर कर प्राप्तियां होती हैं, या फिर उधार और अन्य देनदारियां होती हैं जहां से आता है। तो सबसे ज्यादा रुपया जो हमारे पास आता है वो पता है कहां से आता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज। तो रुपया सबसे ज्यादा आता कहां से है, एक तो ये फैक्ट आपका बताया गया था सरकार के द्वारा, सबसे ज्यादा रुपया आपका आता है बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज, उधारी से आता है सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई रुपया सबसे ज्यादा जाता कहां पर है, तो सबसे ज्यादा भाई हमारी ब्याज की जो पेमेंट्स होती हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, जो ब्याज हमें चुकाना होता है, उसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उधार से आ रहा है और जा भी कहां रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में हमारा रुपया सबसे ज्यादा जा रहा है। सो मेजर सोर्स जहां से रुपया आता है बोरोइंग, और जाता कहां पर है आप बोलेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज्यादा हमारा जो है रुपया जाता है। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज इट अनाउंस्ड टू इंक्लूड आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स। सो ये भी चर्चा में रहा है आपका। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कहा गया कि इसमें से कौन सी योजना है ना, जिसके तहत आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। सम्मान निधि, मुद्रा योजना, पीएमजे लखपति दीदी योजना। देखो ये सारी ही योजनाएं आपकी चर्चित रही हैं, है ना। ये सारी ही योजनाओं के ऊपर क्या है बजट में बात की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कहा गया कि किसानों तक पहुंचा गया, ये किसानों के लिए है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 4 मुख्य भागों में बांटा गया है एक तरीके से, या 4 वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है बजट में। तो किसानों के लिए सम्मान निधि हो जाएगी, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना हो जाएगी, पीएम मुद्रा योजना में भी इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो 30 करोड़ जो है महिलाएं आ जाती हैं, यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर बचता है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है बच्चे, इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे साल 2018 में 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था ताकि
5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवर हर परिवार को जो है दिया जा सके, राइट। तो इसके तहत कहा गया है कि अब जो है आशा वर्कर्स और जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी इस योजना के तहत जो है शामिल किया जाएगा, उनको भी इस योजना में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आपकी आ जाती है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, सो आपके आज के सेशन को खत्म करते हैं एक छोटे से होमवर्क के साथ और बहुत ही इजी होमवर्क के साथ। पूछा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला केंद्रीय बजट किस वर्ष पेश किया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे 2019, 2020, 2021 या फिर 22। इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए, सो आपके आज के बजट के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको जो है सेशन समझ आया होगा और सवाल करके इंटरेस्ट लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगे होंगे सवाल आपको। अपना होमवर्क जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।